वीआईपी ने कहा कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा, दरी बिछाएगा। क्या अब्दुल्ला का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ, क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता बिहार का? क्या अबू बकर का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? तुम दरी बिछाओगे या मुख्यमंत्री बनोगे? हाथ उठाकर जवाब दो। तुम मुख्यमंत्री बनना चाहोगे? अरे जोर से बोलो कि मुख्यमंत्री बनेंगे। तुमने 20 साल लालू परिवार को मुख्यमंत्री बनाया, फिर 25 साल में कई मर्तबा उनके बेटे उप मुख्यमंत्री बन गए। तुमने झोली भर भर कर उनको वोट दिया, मगर लालू का दिल सिर्फ अपने बेटे में अटका हुआ है। याद रखो मेरी इस बात को, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अबू बकर का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा, उस्मान अली का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा, उमर का बेटा भी बनेगा और फातिमा का बेटा भी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। ये लड़ाई मुख्यमंत्री बनाने की है। अब असदुद्दीन ओवैसी उप मुख्यमंत्री पर राजी नहीं होगा, मुख्यमंत्री होगा सीमांचल का। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है मोदी से तो मुसलमान लड़ रहा है इस जमहूरियत को बचाने के लिए। भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो। मजलिस ने दिल खोल कर और पूरे इखलास के साथ लालू प्रसाद यादव साहब को और तेजस्वी यादव को खत लिखकर कहा कि आओ हमको सिर्फ 6 सीट दे दो। अब हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। चुनाव आता है तो हमको बांट दिया जाता है, आपको बांट दिया जाता है। ये बाहरी है, ये और कटवा है, ये फुला है, ऐसा है, और फिर ये लोग राज करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रेलर तो आपको मैंने दिखा दिया। इस ट्रेलर से आपको पूरी पिक्चर समझ में नहीं आई होगी, बस इतना समझ में आया होगा कि ओवैसी साहब किस प्रकार से आरजेडी को घेरते हैं। मोदी जी को तो घेरते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और देश भर के जितने भी ये सारे मुस्लिम तुष्टीकरण वाले और जो इंडिया अलायंस है वो तो घेरते हैं। आज मैं सिर्फ मुस्लिम वोटरों की कहानी रख रहा हूं एक नए अंदाज में। दोस्तों, आपको लगेगा इसमें अमित शाह की रणनीति क्या है। ये भी कोई लोग कहेगा कि अरे ये तो बी टीम है, बी टीम कुछ नहीं होता, वो तो अभी आप भूल जाइए। आखिर अमित शाह की रणनीति क्या है ये आप समझिए, और ये बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों, इस बात को याद रखिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह की जोड़ी हो, ये सरकार विकास के काम में भेदभाव नहीं करती है दोस्तों, इस बात को याद रखिए, कभी नहीं। लेकिन ये सरकार ने देखा कि मुसलमान वोट नहीं देते हैं। अब इन लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हमको वोट ना देते हो ना सही, हमको जो देते हैं उसी को समझाएंगे। उन्होंने छोड़ दिया पूरी तरीके से। नीतीश कुमार में ज़रा वो था कि भाई नहीं सेकुलर बने रहना है। पिछली बार 11 उम्मीदवार उतारे थे, सब के सब हार गए, तो उनके मन का भी वहम उतरता चला गया, 4 ही को दिया है। यानी इन लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, आपके लिए काम तो हम करते हैं, 10,000 रुपये भी देते हैं, आप हमको वोट नहीं देते, मत दीजिए। अब आपको जो करना है आप कीजिए, हम आपसे वोट भी ना मांगेंगे। अब ये लोग खुल के नहीं बोलते, ये बात अलग है, लेकिन इनको वोट न देना है, न चाहिए, कुछ नहीं। और यहीं से नई कहानी शुरू होती है दोस्तों, यहीं से। वो कहानी कितनी बड़ी है आपको यही डिकोड करना जा रहा हूं, और कैसे मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव का नाम ऐलान करते ही ये पूरा का पूरा मामला फंस गया है। और प्रचार के आखिरी चरण की बात बता रहा हूं दोस्तों, 6 तारीख को पहला फेज का मतदान है, यानी 4 तारीख को खत्म। अब बचा ही क्या है आप खुद सोचिए। लेकिन कैसे पूरा का पूरा पासा पलट रहा है, आज की यही कहानी आपके सामने रख रहा हूं। आज बड़े इंटरेस्टिंग बाइट भी आपको अभी सुनाए मैंने, और कुछ सुनाता हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों कि आज इस तुष्टीकरण की राजनीति पर कुछ शब्द आप लिखिए, बताइए आप क्या सोचते हैं, और ये जो मोदी शाह की जोड़ी ने जो रणनीति अपनाई है वो कितनी कारगर रही है।
और हाँ दोस्तों, कमेंट के साथ साथ HB मेलोडी पर बिहार चुनाव को लेकर हमने 2 गीत तैयार किए, तीसरा जल्द ही अपलोड करेंगे। और साथ ही जय तुलसी मैया ये गीत भी अपलोड किया है। बने रहिए, इसको देखिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए कहानी कहां से शुरू होती है बिहार की। जब एनडीए ने मुस्लिम उम्मीदवारों को छोड़ ही दिया तो आरजेडी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये पूरी तरीके से खुले खेल में आ गई। इनको मुस्लिम मतदाताओं से कोई लेना देना नहीं, ये विकास नहीं करते। भाई जो काम नीतीश कुमार ने कर दिया मुसलमानों के लिए, वो ये जीवन में नहीं कर सकते। इनको समझ में आ गया। इन्होंने क्या किया, मुसलमान यादव से ज्यादा हैं, लेकिन आरजेडी ने 50 उम्मीदवार खड़े कर दिए यादव, और मुसलमान कितने, 18। खुद को मुख्यमंत्री का भी उम्मीदवार बनाया। साहनी जिसके सिर्फ 2% वोट हैं, उप मुख्यमंत्री, मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। यहीं से नई कहानी शुरू होती है दोस्तों। और जो अभी आपको ट्रेलर दिखाया ना, अब आप देखिए कहानी कैसे फंस रही है। ये बिहार की रणनीति बता रहा हूं दोस्तों आपको। आप जानते हैं इस समय की परिस्थिति क्या है। सीमांचल में 24 सीटों पर ओवैसी ने महागठबंधन को पूरी तरह से फंसा दिया है। 24 सीटें, जहां 243 सीटें हों, जहां हार जीत का अंतर ही पिछली बार चंद सीटों का था, वहां 24 सीटों पर ओवैसी ने पूरी तरह से फंसा दिया है। यहां त्रिकोणीय मुकाबला है, कोई हल्के में ना ले कि ओवैसी बाहरी है। अरे बाहरी तो तेजस्वी यादव का रणनीतिकार भी है, वो भी हरियाणवी है, अगर बाहरी की बात हो रही है। और आप देखिए दोस्तों, ओवैसी ने सीमांचल में पूरा दम लगा दिया है। अभी इन्होंने सीमांचल न्याय यात्रा अपने मतदाताओं, इनको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमें ये करना नहीं करना है। और क्यों बड़ी बात है आप सोचिए दोस्तों, सीमांचल में 47% मुस्लिम हैं। भाजपा एनडीए को तो मिलना नहीं है वोट, तो क्यों मांगे, मिलना नहीं है। मैं तो कई सारे वीडियो देखा। आपको लगता है क्या है, ये वाजपेयी जी में बड़ा कंफ्यूजन था, इस सरकार में नहीं है कि हम 10,000 क्या 10 लाख भी दे दे, वोट हमको नहीं देंगे। ये धर्म के प्रति बड़े कॉन्शियस हैं, ये हमको वोट नहीं देंगे। और इसीलिए दोस्तों आप देखिए, ये जो बिहार का इलाका है, जो बंगाल से सटा हुआ बॉर्डर है, 2011 की जनगणना के अनुसार सीमांचल में 47% मुस्लिम आबादी है। पूरे बिहार में सिर्फ 17.7% है, वो भी यादवों से ज्यादा है। लेकिन जब सीमांचल की बात करें तो 47% है। पूरे विधानसभा में सीटें कितनी है, 243। लेकिन अगर बिहार के 4 जिले पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार की बात करें तो 24 सीटें हैं दोस्तों। यहां पर अगर आप मुसलमान और यादव का कॉम्बिनेशन बना दें तो फिर राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस बड़ी मजबूत पार्टी हो जाती है, बहुत मजबूत। लेकिन पिछली बार तो खेल हो गया। आपको याद दिलाता हूं, 2020 के विधानसभा चुनाव में दोस्तों ओवैसी के 5 विधायक जीते। मुसलमान वोटरों में बड़ा जमकर विभाजन हुआ और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई। भाजपा को 8 सीटों पर जीत मिली, 11 पर चुनाव लड़े और 8 जीत गए। अब आप कहेंगे कि ये तो सही कह रहे हैं, लेकिन कहानी ऐसी नहीं है दोस्तों। कहानी ऐसा नहीं है कि 5 + 5 10 ही होता है। यहां क्यों ये कंफ्यूजन है, क्योंकि महागठबंधन के जो राष्ट्रीय जनता दल है कांग्रेस, अब ये मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक नहीं मानते, बपौती मानते हैं। वो कहते हैं कि भैया भाजपा से डराओ या हमको देंगे। अब इनको उप मुख्यमंत्री बनाओ ना बनाओ, कुछ बनाओ ना बनाओ, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ओवैसी का जो पावर है ना दोस्तों, ओवैसी का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो लोगों को समझा रहे हैं, कह रहे भाई तुम यहां क्या सिर्फ उसके पिछलग्गू बने रहोगे। वोटरों में डिवीजन हुआ, इसमें कहीं दो मत नहीं है दोस्तों। और इसीलिए मैं 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करूं, 24 सीटें ना,
एनडीए को 12, महागठबंधन को 7 और ओवैसी की पार्टी को अकेले 5 सीटें मिली। इस बार एक और कहानी आई दोस्तों, मैं आपको वो बताता हूं। ओवैसी जानते हैं कि मुसलमानों को भरमाना आसान है। क्यों आसान है? यहां भाजपा एनडीए को माइनस कर दीजिए, उस मामले में तो बड़े अडिग हैं, इनको नहीं देना, वो तो भाजपा ने भी मान लिया, एनडीए ने मान लिया। लेकिन भरमाना कैसे आसान है मैं वो बता रहा हूं। तेजस्वी यादव कांग्रेस जाके बार बार कह रहे हैं कि वोट बट गए ना तो भाजपा आ जाएगी, वोट बट गए तो भाजपा आ जाएगी, ओवैसी को मत दो। ओवैसी साहब ने एक बड़ी चाल चली थी दोस्तों। ओवैसी ने ये कहा कि भाई हम 5 सीट तो जीत गए थे, हमको सिर्फ 5 या 6 सीट दे दो, हमको महागठबंधन में शामिल कर लो, वोट बटेगा नहीं। भाई भाजपा के खिलाफ एक ही गठबंधन होगा। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, वो कहने लगे कि हम सिर्फ 5-6 सीट दे दो, इससे ज्यादा नहीं चाहिए हमको, जो हमारी जीती हुई सीट है। मैं आपको ओवैसी के बयान सुनाता हूं, जरा सुनिए आप, तभी आप पूरी रणनीति समझ में आएगी आपको। और हम लोग क्यों कह रहे हैं कि मतलब एनडीए प्रचंड जीत हासिल करने वाली, उस पॉइंट को आप समझ पाएंगे दोस्तों। सुनिए ओवैसी की बात। जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है, और फिर अब्दुल ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दी। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं, कल कोई हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की। यहां एक और पॉइंट रख देता हूं दोस्तों आपके सामने कि कैसे ओवैसी, क्यों कई लोगों के मन में सवाल उठेगा कि आखिर ओवैसी लोगों के बीच में इतना पॉपुलर क्यों हो गए, मुस्लिम वोटरों की बात कह रहा हूं, और क्यों तेजस्वी यादव या कांग्रेस ने ठग लिया मुसलमानों को, यह मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए, इनके 5 विधायक थे, 4 विधायकों को तोड़ लिया तेजस्वी यादव ने, चले गए। एक ही नहीं छोड़ा जो बिहार का इनकी पार्टी का अध्यक्ष था, अख्तरुल इमाम, वो ओवैसी के साथ रहे क्योंकि पार्टी का अध्यक्ष था। बाकी 4 विधायक हैं, जैसे सैयद अहमद, शहनवाज आलम, मोहम्मद इजहार और मोहम्मद अंजर नईमी, इन सब ने आरजेडी का दामन थाम लिया। आप जानते क्या हुआ? इन 4 में से 3 के टिकट तेजस्वी यादव ने काट दिए। ये इधर से भी गए, उधर से भी गए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। ओवैसी साहब तो बोल रहे हैं ये गद्दार हैं, ये छोड़ के चले गए सिर्फ सत्ता की भूख में। ओवैसी ने ये भी कहा दोस्तों, आपको मैं सुनाता हूं, बोल रहे हैं मेरे विधायक तोड़ लिए, मैं उसी को बोल रहा हूं कि मुझसे गठबंधन कर लो। मैं ये भी कह रहा हूं कि हमको मंत्री मत बनाना, सरकार तुम्हारी बन जाए, लेकिन मुस्लिम वोटरों का बंटवारा मत होने देना। उसने यूज किया, उठा करके फेंक दिया। मैं बयान सुनाता हूं आपको, क्यों मुस्लिम वोटरों में एक बहुत बड़ी रेखा दिख रही है, देख लीजिए। हमारे विधायक एमएलए तो पिछली मर्तबा कामयाब हो चुके थे, बावजूद इसके कि हमारे 4 विधायक को राजद ने खरीद लिया, उन बेईमानों ने अपनी जमीर को बेचकर अवाम को धोखा दिया। एक और बयान सुनाता हूं दोस्तों, जिसमें ओवैसी राजद के लोगों को, तेजस्वी यादव को कहते हैं कि भाई हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना सिर्फ हक मांग रहे हैं, क्योंकि 19% आबादी है। ये भी सुनिए। के लोगों को बताना चाह रहा हूं, ये हाथ जो तुम्हारे आगे बढ़े हैं दोस्ती के लिए, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये 19% अकलियतें अपना हक मांग रही है। देखा आपने दोस्तों, इस बात से ओवैसी को भी धक्का लगा, उनको बहुत धक्का लगा। उनको लगा यार हमारा विधायक तोड़ लिया, फिर भी हम गठबंधन के लिए कह रहे हैं और हमको वो दरकिनार कर रहा है, हमारे लोगों को भी भगा दिया। इस बार ओवैसी ने बहुत बड़ी प्लानिंग की थी दोस्तों। मैं आपको बताऊं, वो एक थर्ड फ्रंट बनाना चाहते थे, 100 सीटों पर चुनाव लड़ना, जिसमें एक चंद्रशेखर की पार्टी और एक आध पार्टी मिला करके। लेकिन उन्होंने देखा कि मामला वो नहीं है, दमदार नहीं है। फिर उन्होंने खुद को सीमांचल में ही सेट किया। 25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये 25 सीट ऐसी है दोस्तों जिसने महागठबंधन के लिए बहुत बड़ी
मुसीबत पैदा करती है। मैं यहाँ अमित शाह की रणनीति बताता हूँ ना, ये भाजपा की रणनीति क्या है। वाजपेयी जी के दौर में ना दोस्तों बड़ा कन्फ्यूज़न रहता था भाजपा को, काम करो तो शायद वोट मिल जाए, कुछ मिल जाए। ये लोग जानते वोट नहीं देते। मैंने कई सारे लोगों के रिएक्शन, जो एंटी इकोसिस्टम काम करता है ना पब्लिक में घूम घूम करके, तो जब मुसलमान मतदाताओं के पास पहुंचते हैं कि आपको पैसा मिला, तो बोलेंगे हाँ वोट देंगे, बोल नहीं देंगे, बोलते हमने क्या भीख मांगा था। मतलब जो भी है उनमें कन्फ्यूज़न नहीं है, ये मैंने देखा है। इनमें भी कन्फ्यूज़न नहीं है, छोड़ दिया। इन लोगों ने भी टिकट तो नहीं दिया दोस्तों, लेकिन किस तरीके से अपने सीटों का बंटवारा किया और किस तरीके से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया, ओवैसी ने इसी बात को पकड़ लिया कि भाई 13% वाले यादव जी 18% वाले मुसलमानों को बीजेपी से बचाएंगे। भाई तुम्हारी संख्या कितनी है? और इसके बाद आगे वो ये भी कहते हैं कि 2% वाले उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लगातार हर एरिया में घूम घूम करके ये कह रहे हैं। मैंने बड़े सारे बयान सुने दोस्तों, जो मैंने आपको भी ट्रेलर दिखाया। बोल रहे हैं 2% वाले उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो जिसका 13-14% है वो करेंगे, और 19% मुसलमान सिर्फ वोट देंगे। मैं ओवैसी का बयान सुनाता हूं। यादवों की संख्या 14%, मुसलमानों की 17% है। सुन लीजिए। 14% है ये, वो 36% लोगों को टिकट देते हैं, और जो 17% है उनको अब लॉलीपॉप दे रहे हैं। मल्लाह के बेटे ने कह दिया, राजद के नेता के मौजूदगी में कह दिया कि अब के बार उप मुख्यमंत्री हमारे समाज का होगा, जिनकी आबादी सिर्फ 3% है, और जिसकी आबादी 17% है, जो मोहम्मद का बेटा है, जो आदम का बेटा, वो ये ख्वाब भी नहीं देख सकता है। आजकल जानते हैं दोस्तों, तेजस्वी यादव अपना चेहरा बदलने में लगे हैं। बार बार बोल रहे हैं कि हम किसी जाति के लिए नहीं करेंगे, हम सबको नौकरी देंगे, हम ये कर देंगे, भ्रष्टाचार नहीं सहन करेंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, गलत काम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वोट टिकट बांटने की बारी आई, 143 सीटों पर राजद चुनाव लड़ रही है। आप जानते 143 में 50 यादव उतार दिए। इतनी आबादी है, तो यादवों से अधिक आबादी किसकी है? मुसलमानों की है। मुसलमानों को कितना दिया? सिर्फ 18। और अगर आप पूरे के पूरे गठबंधन को देख लीजिए, महागठबंधन, तो 243 सीटों में इन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं 255, क्योंकि कई जगह फ्रेंडली फाइट है, आप जानते हैं। 12 सीटों पर इसमें सबसे अधिक 67 यादव उम्मीदवार हैं, और मुस्लिम कितने? आधे से भी कम, 30, जिसकी आबादी यादवों से बहुत ज्यादा है। इस मुद्दे को ओवैसी भी अपनी हर जनसभा में उठा रहे हैं। बयान सुन लीजिए। 14% है, और कितने टिकट दिए जाते हैं? जो 14% है उनको कितने टिकट मिलते हैं आप खुद देख लीजिए। 14% है तो 36% टिकट दिए जाते हैं। अब आप बताइए, जब असदुद्दीन ओवैसी ये बात करता है तो ये लोग हमको झूठा इल्जाम लगाते हैं कि वोट कटवा है, ये वोट काटने के लिए आया है। वैसे एक मिथ और दूर कर देता हूं दोस्तों, कि जहां मुस्लिम आबादी कंसोलिडेट होती है ना, ये तो मैंने आपको बंटवारे की कहानी सुनाई, क्योंकि एनडीए को चाहिए नहीं तो भैया ले लो, तुम जाओ। लेकिन अब मुसलमानों में जागरूकता आ रही है कि भाई भाजपा ने क्या बिगाड़ दिया मेरा, जिसके डर से हम सिर्फ राजद और कांग्रेस की चिरौरी करें। ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन एक मिथ और तोड़ देता हूं, जब मुस्लिम वोटर कंसोलिडेट होते हैं ना दोस्तों, तो बदले में हिंदू वोटर भी एकजुट होते हैं। और पिछले 3 चुनावों की आपको बात करूं, 2005, 2010, 2020, भाजपा को इन्हीं सीमांचल एरिया में सबसे अधिक सीट मिली है। 24 सीटें हैं ना, पिछले चुनाव में 8 सीटें अकेले भाजपा को मिली थी। उसके पिछले चुनाव में 2010 में 13 सीटें और 2005 में 9 सीटें। यानी भाजपा वहां भी कमजोर नहीं है। तो ये एक गजब की रणनीति है दोस्तों। मुझे लगा आपको बताना चाहिए कि हम भले ही मुस्लिम वोटरों
से ये मानकर चल रहे हैं कि नहीं मिलेगा, ये भी एक अलग रणनीति है। और ये रणनीति किस तरीके से काम आती है वो आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगा। ओवैसी की पार्टी को बड़ी जीत मिलेगी दोस्तों। जहां भी 50% से अधिक मुसलमानों की संख्या होगी, आप देखिएगा वहां ओवैसी की पार्टी ही जीतेगी। और ये कम से कम राजद, कांग्रेस और बाकियों की गलतफहमी उतारने के लिए भी जरूरी है। जो सोचते हैं ना कि पूरा बिछ जाओ तुष्टीकरण के चक्कर में, तब भी आपके साथ एक समय नहीं रहेंगे। कोई ओवैसी साहब आएंगे और सारा वोट बटोर कर चले जाएंगे। आपका क्या ख्याल है दोस्तों इस तुष्टीकरण की राजनीति पर? क्या सोचते हैं, क्या आप देखते हैं? जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर देखिए गीतों का सिलसिला जारी है लगातार। मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, तुरंत अभी के अभी देखिए, बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।